इसको कल परसों एक्सटेंड कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक, जब नया लगा देंगे इस तरह। और चलो बस चलो नीचे कर। चलो बस आ जाओ, ज़िंदगी को करीब से देख लो। अच्छा जी, शुरू करें। क्या क्या मोबाइल क्या? अच्छा, वो क्लास के एंड पे। अच्छा जी, लेक्चर नंबर पेज नंबर 7। कल हमने पढ़ा था, क्या पता छुट्टी करने वालों को कल क्या पढ़ा था। भाई ये 23 मार्च के चक्कर में जिन्होंने छुट्टी की है, ये अपने फ्यूचर से मत खेलें। पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टिव अलाउंस फॉर ज़कात। ज़कात डिडक्टिव अलाउंस के तौर पे आपको माइनस करने की इजाज़त है इन अ टैक्स ईयर अंडर द हेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। लेकिन शर्त यह है कि ज़कात कहाँ जमा करवाई जाए? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा कराए, तब माइनस करने की इजाज़त है, वरना माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ओके, नाउ कम ऑन WWF एंड वर्कर पार्टिसिपेशन फंड। So the story is almost same here except a little change. जो कंपनीज हैं उनके लिए ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कंपनी पे ज़कात नहीं होती। कंपनीज टोटल इनकम में से वर्कर वेलफेयर के पैसे अलग करके रखेंगी, वर्कर वेलफेयर फंड ज़कात की जगह, और कंपनीज वर्कर्स को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो कंपनी ज़कात की जगह ये दो चीज़ें माइनस करेंगे, नोट कर लें, क्योंकि कंपनी पे ज़कात नहीं होती। और ऊपर कर दो। ये मोबाइल पिछले से बस ठीक है। तो कंपनीज किस चीज़ के पैसे माइनस करेंगी बोले? वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। अच्छा जी, इट इज़ जस्ट लाइक ज़कात। ज़कात की तरह ये माइनस करने की इजाज़त है। एक बंदे को इजाज़त है कि वो माइनस कर ले द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड
फंड से मुराद मनी पेड। एक बंदे को ये इजाज़त है कि वो माइनस कर ले वर्कर वेलफेयर मनी पेड, वर्कर की वेलफेयर के लिए मनी कंपनी अलग करके रखती है, पेड बाय अ पर्सन, पर्सन से मुराद यहां कंपनी है। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of worker welfare money paid by the company under worker welfare fund ordinance और अंडर एनी लॉ, जरूरी नहीं इसी के तहत जमा कराए, और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड, या और कोई लॉ जो रिलेट कर रहा हो वर्कर वेलफेयर फंड से, और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय सूबा, जो किसने बनाया हो, सूबे ने। ये काट दें। असल में जो वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस है ये फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो वर्कर वेलफेयर फंड फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, लेकिन अगर सूबे वाले कोई लॉ बना ले तो फिर उस लॉ की रोशनी में भी आपको ज़कात की तरह वर्कर वेलफेयर फंड के पैसे माइनस करने की इजाज़त है। तो अगर पीछे देखें उधर भी यही अंग्रेज़ी थी, इधर देखें इधर भी यही अंग्रेज़ी है। पीछे देखें क्या अंग्रेज़ी थी, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड, एक बंदे को इजाज़त है कि वो माइनस कर ले ज़कात पेड इन अ ईयर अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, और इधर भी ऑलमोस्ट यही अंग्रेज़ी है, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस for the amount of worker welfare money paid by the company under worker welfare fund कानून और under any कानून relating to worker welfare fund enacted by सूबा, जिसको सूबे ने बनाया हो। तो लॉ गवर्नमेंट भी बना सकती है, सूबा भी बना सकते हैं। आप दोनों के तहत पैसे वर्कर को दें, आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कंपनीज का न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बस ये थ्योरी की हद तक याद रखनी थी बात। और अभी तक हमने किसी न्यूमेरिकल में WWF माइनस नहीं किया। हाँ, ज़कात माइनस की है जगह जगह, WWF माइनस नहीं किया। अगली लाइन को ज़रा मैं पॉज पे डाल रहा हूँ, पहले वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड पढ़ते हैं। इसी तरह कभी कभी अगर कंपनी को अच्छे प्रॉफिट आए तो वर्कर को वो प्रॉफिट में हिस्सा देती हैं, वर्कर को प्रॉफिट में हिस्सा देती हैं। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड, एक कंपनी को इजाज़त होगी टू अ डिडक्टेबल अलाउंस कि वो माइनस कर ले अमाउंट ऑफ एनी वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, यानी वर्कर पार्टिसिपेशन मनी पेड बाय द कंपनी। कंपनी ये मनी पे करेगी और किस कानून के तहत पे करेगी, अंडर कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट। ये कोई कानून होगा जिसका नाम होगा अंडर कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट, और अंडर एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, जो कि किसने बनाया है, सूबे ने बनाया। आगे ब्रैकेट वाली बात काट दें। ओके, अच्छा ये इनको बताइए कि ये स्टेबल नहीं है, ये देखें नीचे से। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, एक होती है ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है? ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज्यादा सूबे में चल रही है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांस प्रोविंशियल कंपनी हैविंग ऑपरेशंस इन मोर देन वन प्रोविंस। तो मिसाल के तौर पे नेस्ले वाले हैं, वो कहते हैं कि हम एक से ज़्यादा प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं, तो नेस्ले वालों को कहा जाएगा इट इज़ अ ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो क्या करती हैं, ये WWF के पैसे, ये WWF के पैसे जमा कराती हैं किसको? प्रोविंस को। पहले सूबे को जमा कराती हैं, फिर सूबा ये वाले पैसे किसको जमा करवाता है? नेस्ले के एम्प्लॉयज को जमा करवाता है। तो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या काम करती है? ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट क्या बराह रास्त वर्कर को पैसे देती है
या बजरिया प्रोविंस पैसे देती है? बजरिया पहले किसको नेस्ले वाले पैसे देंगे? प्रोविंस को। और प्रोविंस वाले किसको पैसे देंगे? नेस्ले के एम्प्लॉइज को। ओके, चले नोट कर लें। नोट करें। ग्यारह बजे के बाद जो सोया हो हाथ ऐसे रखे। 11 बजे के बाद जो सोया हो, 11 बजे के बाद जो सोया हो। क्यों? मेहमान आए हुए थे। या मेहमानों को भुगता लो या सीए कर लो, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती सीए में। 11 बजे के बाद जो सोया था हाथ ऐसे करे। 11 बजे के बाद जो सोया था हाथ से। कितने बजे सोए हो? 12 बजे। पेड़ जी वापिस आ रहे जी भाई कितने बजे सोए थे? भाईजान कितने बजे सोए थे? भूल गया, छोड़ने पर। अच्छा जी, अब होगा ये कि जो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है वो पहले पैसे देगी प्रोविंस को, और प्रोविंस किसको पैसे देगा? एम्प्लॉयज को पैसे देगा। व्हाट विल हैपन, एक बात लिखी हुई है बड़ी अजीब सी या गरीब सी? अजीब सी। नो डिडक्टेबल अलाउंस शैल बी अलाउड। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत ना है। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं। फॉर अमाउंट ऑफ WWF पेड टू सूबा बाय ट्रांस प्रोविंशियल। कौन से वाले की बात हो रही है? ऊपर वाले की बात हो रही है, नीचे वाले की बात हो रही है? ऊपर वाले की बात हो रही है। पेड टू सूबा बाय एस्टेब्लिशमेंट। पेड टू सूबा बाय। इसका रिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है या नहीं है? नहीं है। अब असल में होता यह है कि जिस वक्त ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट सूबे को पैसे देगी तब वर्कर की वेलफेयर के लिए जो पैसे दिए गए ये टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगली बात उसने नहीं लिखी हुई, इसलिए अधूरी बात इसने लिखी है। अगली बात यह है फिर जब सूबा नेस्ले के एम्प्लॉयज को पैसे दे देगा और एम्प्लॉयज तक पैसे पहुंच जाएंगे, फिर लॉ मेकर आपको इजाजत दे देगा कि वर्कर वेलफेयर फंड के पैसे क्या कर लो? माइनस कर लो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे माइनस करेंगे या जब वर्कर को दे रहे होंगे तब माइनस करेंगे? तो इसलिए पहले उस बात को मुकम्मल करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। इसलिए अपने समझने के लिए आगे लिखें however अलाउड हो जाएगा when paid to employee by प्रोविंस। लेकिन जब एम्प्लॉय की तरफ पैसे जाएंगे प्रोविंस की तरफ से तब माइनस करने की इजाजत। बोल दें क्या? फिक्र नहीं पूरा करना आता? मैं जा रहा है, फिक्रा पूरा कर दिया करें करके आगे चलें। अच्छा वो ना प्रिंसिपल साहब को बता दीजिएगा जब टेस्ट शुरू हो ना जिस भी हफ्ते, तो टेस्ट रूम थोड़ा सा एक्सटेंड करा दें। बाहर भी कुर्सियां लगवा दें इन्होंने, सब ने टेस्ट से नहीं जाया करना, जगह कम पड़ जाया करेगी। सबने टेस्ट देने ना। अपने आप से पूछें गिरेबान में झांके जरा देने क्या जवाब आया अंदर से? आपका नाम? अंदर के हमाद ने क्या कहा है? लाजमी देना है। वो अंदर का हमाद जाग रहे। कितने दिन तक जागता रहेगा? 6 महीने तक जागता है। थोड़ी देर बाद कहते रहा करो जागते रहना भाइयों। रात को सो जाएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आना हुआ?
अब इनको क्या पता ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट क्या है? कल वालों को क्या पता सैलरी कम तो टेबल 1? कल वालों को क्या पता शन बल पता है तुम्हें पता है शन बल? चलिए आप अपना काम सीख के रखें, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। ओके, तो नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है अगर पैसे पे किए जाएं किसको? सूबे को। किसकी तरफ से? हाउएवर ये माइनस करने की इजाजत है जब पैसे पे किए जाएं एम्प्लॉय को। किसकी तरफ से? सूबे की तरफ से। वोट स्टेशन वाले हजरात हाथ खड़ा करें जो एक छुट्टी करके इतवार को जो है वो इतवार साथ में लाके घर चले जाते हैं। हाथ जरा खड़ा करें। इस वक्त भी जाना है क्या? पीआर से इधर जाओगे कैफ में? इसकी शक्ल याद रख लो, दिखाओ इधर। ठीक है, चलें जी। यही बात उसने वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में भी लिखी हुई है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है फॉर अमाउंट ऑफ WWF पेड टू सूबा बाय। तो अगर सूबे को एस्टेब्लिशमेंट दे तो माइनस करने की इजाजत ना है, तो फिर कब माइनस करने की इजाजत है? जब सूबा किसको दे? तो अब अलाउड है। अब अलाउड का मतलब है अब ये क्या करने की इजाजत है? नॉट डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। क्लियर? क्लियर? तो बस लॉ मेकर चाह रहे कि जब एम्प्लॉय के हाथों में पहुंचे तब माइनस हो, बस यही शायद मकसद होगा, और तो कोई मकसद नहीं लग रहा। यही सवाल था आपका? ओके, चलें जी, बैठे बैठे आगे चलें। नौ सवाल हो गए थे कल? 9 सवाल, अब क्या पता जिनको कल नहीं आए थे। 9 सवाल हो गए थे कल? कौन से वाले 9 सवाल? यस, धीमा धीमा आ रहे, ये वाले 9, और उसके बाद वो वाले 2 भी हो गए थे, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाले। देखे थे, किए थे, सोचे थे कि करेंगे। कितने लोगों को आज याद आया कि दिए थे? कितने लोगों को आज याद आया दिए थे? ये मसला कब से है भूलने वाला? कहाँ क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पे टैक्स लगाने के बुनियादी असूल। द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन सेपरेटली। हर इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाएगी? सेपरेटली निकाली जाएगी या इकट्ठी करके निकाली जाएगी? सेपरेटली निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पे शोहर इधर मुंह करके अपनी टैक्सेबल इनकम निकालेगा और बीवी इधर मुंह करके अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगी। तो क्या ये दोनों इकट्ठे देखेंगे कि ये दोनों इकट्ठे देखेंगे? ये कहेगा मैंने कमाया 10, ये कहेगी सरताज मैंने कमाया 4, 10 जमा 4 14 मिलियन को जाके टेबल में देखा जाएगा, या ये बंदा बूथा उधर करके 10 मिलियन को देखेगा और ये बूथा इधर करके 4 मिलियन को देखेगी? हाँ, अलग-अलग। ये अलग से 10 मिलियन पे टैक्स जमा कराएगा, अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। ये 4 मिलियन पे अपने अमाल की खुद जिम्मेदार है। ओके, अब आप दोनों जरा तशरीफ ले जाएं। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पे टैक्स लगाने के बुनियादी असूल। मानता है कि नहीं? The taxable income of each individual shall be determined separately. दूर थोड़ा बैठा करो। Taxable income of each individual shall be determined. हर इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी? सेपरेटली निकलेगी। ओके, चलें आगे। थोड़ा सा
मरा हुआ बंदा, कौन सा बंदा? मरा हुआ बंदा। इट इज कॉल्ड एज डिसीज्ड इंडिविजुअल। इधर हो, इधर हो। कौन सा इंडिविजुअल? डिसीज्ड इंडिविजुअल। तो डिसीज्ड इंडिविजुअल के केस में मेरे भाई ये होगा कि इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इसके क्या होंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बीवी और बच्चे। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में टैक्स देने के लिए कौन लायबल फील करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। मरे हुए से टैक्स नहीं लिया जाएगा। मरे हुआ जो हरकतें करके गया और टैक्स हुकूमत का मार के गया, उस पर टैक्स लिया जाएगा। FCA, फैकल्टी मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA किए हुए 10 साल हो गए थे। FCA, उमर भाई की 50 साल है। चलो अच्छा, हाँ ठीक है, वो होगा कोई। अच्छा, तो अब सवाल क्या है? सवाल पढ़ें। सवाल ये है, इधर ही रहो तुम लोग, हम जरा 1 मिनट ना फोन चेक कर लो। और तुमने नहीं जाना? चलो, द बचेवे ऑफ अ मरावा शेल बी लाइबल। तो कौन लाइबल होंगे टैक्स जमा करवाने के लिए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव? मरे हुए के। चारपाई वाले के लाइबल कौन होंगे? जो टांगों पे खड़े हुए थे, वो चारपाई वाले के लाइबल होंगे। The legal representatives of a marawa banda shall be liable for any tax that the individual would have become liable if he had not मरता। अगर वो ना मरता तो वो टैक्स देता। अगर वो ना मरता पुत्र, अगर वो ना मरता तो वो टैक्स देता। अब तो वो मर गया, तो कौन टैक्स देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। The legal representative of a deceased individual shall be liable for any tax that the individual would have become liable if he had not died, and any tax payable in respect of income of the deceased estate। और deceased की जायदाद के ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी कौन जमा करवाएंगे? बोलें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डिसीज्ड की जायदाद के ऊपर जो टैक्स बनता है वो जमा कराना भी बोलें किसकी जिम्मेदारी है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। कब से मसला है? अच्छा, तो ये जो डिसीज्ड की जायदाद है, डिसीज्ड की जायदाद से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे डिसीज्ड का कोई घर है जो उसने किराए पे दिया हुआ है, जहां से किराया आ रहा है, रेंटल इनकम। तो अगर मरे हुए बंदे की जायदाद अभी तकसीम नहीं हुई उसके मरने के बाद, तो जब तक वो जायदाद तकसीम नहीं होगी, उस जायदाद के ऊपर अगर इनकम कमाई जाए तो उस इनकम पे टैक्स कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जिन हज़रात का पहला दिन है, बिल्कुल परेशान नहीं हो, कोई ऐसी बातें नहीं हो रही जो मुश्किल हो। एनी टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ डिसीज्ड स्टेट। तो मरे हुए का पुराना टैक्स भी आपने जमा कराने, जिसके लिए वो लायबल था और उस गम में मर गया, वो वाला टैक्स भी आपने जमा करवाने, और वो टैक्स भी जमा करवाने जो उसके मरने के बाद जमा कराना पड़ रहा है, क्योंकि वो मर गया है और मरने के बाद भी उसकी मुर्गियां अंडे दी जा रही हैं। तो मरने वाले की जायदाद जो जो इनकम कमा के देगी, उस पर बचे हुए ने क्या जमा करवाने? टैक्स जमा करवाना। ओके, नाउ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन assume that कि मरने वाला 2 मिलियन की प्रॉपर्टी छोड़ के गया। कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया? 2 मिलियन। और इसने 3 मिलियन का टैक्स डिफॉल्ट किया हुआ है। प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? घर, कारोबार और इसके अलावा जो इसकी गाड़ियां हैं, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है। मरने वाला 2 मिलियन छोड़ के गया और टैक्स कितना मारा हुआ है इसने? 3 मिलियन। तो अब सवाल ये अराइज होगा कि अब 2 मिलियन से ज़्यादा तो इसका टैक्स पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मरने वाले की जायदाद कितनी है?
2 मिलियन। अब बेटे ने पहनी हुई है घड़ी, बीवी ने पहने हुए हैं कड़े। अब इसी सूरत में क्या इनकी ज़ाती चीज़ें भी बेची जाएंगी या इनकी ज़ाती चीज़ें नहीं बेची जाएंगी? तो जवाब है नहीं बेची जाएंगी। सिर्फ मरने वाले की जो जायदाद है उसमें से लाइबिलिटी पे की जाएगी। तो इसलिए मजबूरन टैक्स वालों को नुकसान होगा। वो 3 मिलियन टैक्स मांगेंगे लेकिन उन्हें मिलेगा कितना? 2। वो उम्र नहीं होता था, याद है पिछली गली में, पता है? वो अपॉइंट हो गया रिप्रेजेंटेटिव अपने अब्बू का। वो 2 महीने पहले जिसके अब्बू फोत हुए थे, पता नहीं तो पता होगा तुझे? यार सारी एक जैसे तो पता। हाँ वो याद आया, ज़बरदस्त यार, तू सही बंदा। आगे बैठा गया उमर इज, वो ये उमर क्रिकेट खेलता था हमारे साथ, बाद में भाग गया था। मिस्टर उमर इज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज अब्बू। अब्बू कितना अरसा पहले जहाने फानी से कूच कर गए। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स लेफ्ट बाय अब्बू एट द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज 2 मिलियन। अब्बू ने जाते हुए घर में 2 मिलियन छोड़ा एज पर द कौमी इनकम टैक्स। लेकिन कौमी कह रहा है कि अब्बू ने 3 मिलियन का टैक्स जमा करवाना है। अब अब्बू छोड़ के कितना गए? 2। और टैक्स हमने कितना जमा कराना है? बेचारा उमर सिर्फ कितना टैक्स पे कर सकेगा? द लाइबिलिटी ऑफ उमर शैल बी लिमिटेड या शैल क्रॉस लिमिट्स? शैल बी लिमिटेड। लिमिटेड टू व्हाट? टू व्हाट? टू व्हाट? टू व्हाट? लिमिटेड टू द जायदाद ऑफ डिसीज्ड। स्टेट जायदाद, उसकी जायदाद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। एंड देयरफॉर ही इज ओनली लायबल टू पे रुपीज। द लायबिलिटी of legal representative shall cross limits। लिमिट्स क्रॉस कर जाएंगे हम और ये चीजें भी बेचने पे आ जाएंगे। इसके जूते उतार के बेचेंगे, इनके जूते उतार के बेचेंगे? नो, नॉट एट ऑल। द लायबिलिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लिमिटेड टू द हद ऑफ डिसीज्ड स्टेट। जो मरे हुए की जायदाद है सिर्फ उस हद तक टैक्स पे किया जाएगा, उससे ज्यादा टैक्स पे नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप ऐसे हाथ बांध के बैठे होते हैं, इसे शो देखने आए हैं। अच्छा, इट मे हैपन कि जो मरने वाला है उसने 4 मिलियन गवर्नमेंट का टैक्स मारा हो और 2 मिलियन किसी बैंक का लोन मारा हो। मारा हो से मुराद अभी तक पे वाला पे नहीं किया। और मरने वाला छोड़ के गया 5 मिलियन अपनी प्रॉपर्टी। अब सवाल यह है कि क्या इनको प्रोपोर्शनेट करके पैसे दिए जाएंगे? तो जवाब है नहीं। पहला हक टैक्स वालों का होगा। पहला हक इनका होगा या उनका होगा? इनका या उनका? इनका या उनका? उनका, ऊपर वालों का। पहला हक इनका होगा। तो आप बताएं, 5 मिलियन की जायदाद छोड़ी है तो पहले किसको टैक्स पे किया जाएगा? और जब टैक्स वालों को 4 मिलियन पे कर दिया जाएगा तो बाकी 1 मिलियन को किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? बैंक लोन उतारने के लिए। वो इधर इधर देख भाई, उमेर नहीं होता था वो अगली गली में? जो उमेर इज अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मरावा फूफा। The value of the assets left by the Fufa at the time of his marna amounted to 5 million. As per Qawmi, tax payable was further a bank loan of। जाने वाला जाने का गम भी दे के गया और 4 मिलियन टैक्स भी मार के गया और 2 मिलियन बैंक लोन भी वापस नहीं करके गया। और जाने वाला सिर्फ छोड़ के गया कितना? 5 मिलियन। However, Mr. Umair should discharge, how the Mr. Umair should discharge the liability? वो कैसे लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे? पढ़ा कितने? 5। देना कितने? 6। पहले किसको दें? फर्स्टली ही विल मेक द पेमेंट ऑफ 4 मिलियन टू द कौमी। सबसे पहले किसको देगा? कौमी को जान दे देगा या 4 मिलियन देगा? 4 मिलियन देगा। एज टैक्स लाइबिलिटी इज, दांत अंदर, ट्राई करो, ऑन बंद, कीप स्माइलिंग, कम बैक अगेन प्लीज। ओके, फर्स्टली विल मेक द पेमेंट ऑफ 4 मिलियन। पहले वो कितने देगा बोले? एज अ टैक्स लाइबिलिटी। एज टैक्स लाइबिलिटी इज द फर्स्ट हक। बोले, टैक्स लाइबिलिटी इज द फर्स्ट हक ऑन द डिसीज्ड स्टेट। रिमेनिंग 1 मिलियन विल बी पेड टू द बैंक। बाकी 1 मिलियन किसको दिया जाएगा?
बैंक को दिया जाएगा। 2A, 2A की अंग्रेजी पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, 10:20 पे मुझे लगता है वो बंदे दोबारा आएंगे, तो आज ना ज़रा पहले से ही 10-15 बजे किसी को भेज दें। पढ़ें पढ़ें पढ़ें। चलें जी, साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ फेरें। और तू तो बाल झाड़ रहा है उसके यार। द लायबिलिटी shall be the first hak on the, लायबिलिटी से क्या मुराद है? लायबिलिटी से मुराद है द टैक्स लायबिलिटी। द टैक्स लायबिलिटी, बी की जगह अगर अपने समझने के लिए आप हैव लिखें और आप पढ़ें तो शायद आसान महसूस हो। द टैक्स लायबिलिटी shall have the first hak on the deceased estate। मरने वाले की जायदाद पर पहला हक किसका होगा? टैक्स लायबिलिटी का, और फिर बाद में बाकियों के हक कराइज होंगे। What is the difference between a 2 and 2A? Guys, what is the difference between a 2 and 2A? 2 में ये है कि अगर आपके पास पैसे कम हैं और टैक्स ज़्यादा देना है तो सिर्फ उतने ही पैसे दिए जाएंगे जितने पैसे हैं। और 2A में यह है कि अगर एक से ज़्यादा पेमेंट्स करनी हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले किसकी पेमेंट की जाएगी? टैक्स की पेमेंट की जाएगी। अच्छा जी, ये जो बाबा जी रशीद हैं, उर्फ मन्ना, मैंने तो नहीं कहा, इनके खिलाफ कोर्ट में 2 किस्म के केसेस हो सकते हैं। जो इनके खिलाफ इनके मरने से पहले शुरू हो चुके थे, और एक वो जो इनके खिलाफ इनके मरने के बाद शुरू हो सकते हैं। तो वो केसेस जो इनके मरने से पहले इनके खिलाफ शुरू हो चुके थे इनको कहा जाएगा पेंडिंग केसेस, और वो केसेस जो इनके मरने के बाद इनके खिलाफ शुरू हो सकते हैं इनको कहा जाएगा अराइजिंग केसेस। ये दोनों केसेस अब किसके खिलाफ चलाए जाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ चलाए जाएंगे। तो कोर्ट केसेस 2 किस्म के हो गए, एक वो जो मरने से पहले मरने वालों के खिलाफ शुरू हो चुके हैं, और एक वो जो मरने वाले के मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मरने वाले के खिलाफ केस चल रहा था कि इसने लाहौर में अपनी जायदाद बनाई हुई है, उसके ऊपर टैक्स जमा नहीं करा रहा। मरने के बाद पता चला कि इसने मियाँ वाली और चीचू की मलिया में भी जायदाद बनाई हुई थी, उस पर भी टैक्स पे नहीं कर रहा। तो अब ऐसी सूरत के अंदर जो जायदाद पहली वाली है उस पर केस पेंडिंग वाला लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चलेगा, और जो नए केसेस लॉन्च करने हैं आपने वो भी आप किसके खिलाफ लॉन्च करेंगे? इसके खिलाफ लॉन्च ना कीजिएगा मुर्दा के खिलाफ, क्योंकि फिर ये खुद उठ के आ गया तो आपने भाग जाना है। तो फिर किसके खिलाफ लॉन्च कीजिएगा? बोलें कि किसके खिलाफ? इनके खिलाफ। ये कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चलें जी, पॉइंट 3 पढ़ें। For the purpose of
फॉर द पर्पज ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के लिए, एनी कोर्ट केसेस, चलिए मैं लिख लेता हूं, आपने नहीं लिखना तो, एनी कोर्ट केसेस टेकन या टू बी टेकन, गाय टेकन या टू बी टेकन, टेकन का क्या मतलब है, पेंडिंग या राइजिंग, पेंडिंग, एनी कोर्ट केसेस ऑलरेडी टेकन भी कह सकते हैं आप इसको, एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द मरावा बिफोर हिज मरना shall be assumed to as having been taken against the बचावा। तो जो मरे हुए के खिलाफ केस हैं वो क्या एज्यूम किए जाएंगे कि किसके खिलाफ चल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे केस की स्टेजेस हैं, मैं कहता हूं केस की जो है वो स्टेजेस हैं, केस की 1 2 3 4 5 स्टेजेस हैं और 3 स्टेजेस केस की पूरी हो चुकी हैं, आखिरी 2 रह गई हैं। तो क्या शुरू से शुरू किया जाएगा केस या यहां से ऑनवर्ड चलाया जाएगा? ऑब्वियसली यहां से ऑनवर्ड चलाया जाएगा। जो केस के अंदर हियरिंग्स प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं उनको दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है। द केस विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेज एट विच दे वर एट द टाइम ऑफ मरना। मरने वाले के खिलाफ एसी चलवाना है, एसी चलवाना है, लास्ट में एसी चला दो यार, बोला चला दो। ओके अच्छा, ये तो वो केसेस हो गए जो मरने से पहले इसके खिलाफ शुरू हो चुके थे। अब कौन से केसेस हैं जो मरने के बाद इसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं, लेकिन मरने वाला ऐसी खूबसूरती से गया कि हमें पता ही नहीं चला मरने से पहले क्या क्या करके गया और उसके मरने के बाद पता चला कि क्या क्या करके गया। तो इसको पढ़ लें। एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द, टेकन या कुड हैव बीन टेकन, मे बी टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। क्लियर? अब इसको याद कर ले दोनों पॉइंट्स को। वो वाला भी चलाओ, ठंड हो जाएगी तो कोई मसला नहीं है, हम कौन से अंटार्कटिका में बैठे हैं। जी कोई सवाल? भाई जरा मेरी वाली साइड पे जाके खड़े हो ना, उधर ब्लैक शर्ट दूसरी रो, उधर खड़े हो पीछे रोस्ट्रम के। दांत अंदर। भाईजान पढ़ लिए है? ओ भाईजान ओनू वेख रहे हो तुसी, पढ़ लिया है? लेट कौन कौन आया था बताओ, बताओ कौन लेट आया था, कौन लेट आया था? सारे टाइम पे आए थे, आप लेट आए थे, आप लेट आए थे, आप तो माशाल्लाह नोट्स ही नहीं आपके पास। बस नहीं तो इनको नोट्स देना, यानी तो आपके करीब बैठ के महरूम है नोट्स से। और भाई स्माइल करो, चलो जबरदस्त। तशरीफ ले आए। और क्या हो गया, पेन को याद कर लिया? घर वालों ने कह दिया कि बेटा अभी से ही इतना पढ़ने लग गए हो, अभी तक नहीं कहा, इसका मतलब है आप नहीं पढ़ रहे। घर वाले हैं ही नहीं यहाँ पे, वो फ़ोन करते रहते हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते, फिर आप कहते हो कि मैं तो पढ़ाई में मसरूफ़ था, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या बज रहा था। यहाँ से उनको पता चल जाता है कि आप पढ़ रहे हैं।
लास्ट सीन 15 मार्च। गरोड़े के ये खीर है यार, तो व्हाट्सएप भी बंद कर दी। पढ़ें जी। इन दिस सेक्शन, ठहर जाओ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, इस कानून के लिए, एनी केसेस टेकन अगेंस्ट द, आप साइड पे हो जाए थोड़ा सा। एनी केसेस टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड बिफोर हिज मरना, shall be assumed as having been taken against the case will be continued against the bachawa from the state at which they were at the time of marawa, and the case which could have been taken, जो शुरू हो सकता था या चुका था या सकता था या चुका था सकता था, विच कुड हैव बीन टेकन, जो उसके खिलाफ शुरू हो सकता था, अगेंस्ट द मरावा मे बी टेकन अगेंस्ट द बचावा ऑफ द मरावा। क्लियर? ओके, अगली डेफिनेशन किसकी है जी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। किसकी डेफिनेशन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन बंदा है जी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बंदा है जो पाकिस्तान के कानून के अंदर रिप्रेजेंट करता है मरे हुए को। हु इन इस्लामिक लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। अब वो हमें ये देखना जरूरी नहीं है कि उस लॉ के अंदर कौन कौन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बस हमारे लिए यही बात काफ़ी है कि जो इस्लामिक लॉ के अंदर रिप्रेजेंट करे उसको, डिसीज्ड पर्सन को, ही विल बी कॉल्ड एज, बोलें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जिन हजरात ने लेट क्लासेस ज्वाइन की हैं, ख़त्म करें, दो दो करके लेक्चर लें आज और कल, और फारग करें इसको, पिछले वाले लेक्चर्स को। और नेक्स्ट, हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड। Once upon a time, Baba Rashid passed away. His wife and two bachche were standing there. A man came and started weeping like anything. The road was full of tears. Mona went and asked, "Chachu, क्या हुआ आपको? What happened?" तो उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला मैं चाचू हूँ? वैसे ही मैंने तो मोहब्बत में कह दिया, इतना रोना आपको आ रहा है, इतना तो रोना मुझे नहीं आ रहा, तो आप किस बात के ऊपर रो रहे हैं? कहते हैं, देखो यार, मैंने भी एक दिन चले जाना है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप इस पर इतना रोएंगे, चक्कर क्या है? तो वो कहते हैं कि भाईजान, आपके अब्बू का मैं पुराना दोस्त हूँ। तो फ़ौरन ये भी आ गया, इसने कहा, ना ना अंकल, हॉर्न नहीं, ये नहीं, ये कौन सी दोस्ती निकल आई? हमें तो आज तक पता ही नहीं था अब्बू ने कि आप जैसा भी कोई दोस्त है, और अब्बू का दोस्त और इतना रोए, मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता। तो बीवी उधर से खड़ी होकर देख रही है हो क्या रहा है। तो अब सवाल ये, इतनी देर में अब्बा जी भी सॉरी ज़्यादा हो गई। तो अब सवाल ये राइज होगा कि ऐसे लोग, जिस वक्त जायदाद तकसीम हो रही हो, ऐसे लोग आंसू लेके आ जाते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पे आके छोड़ते हैं डायरेक्ट अपने आंसू, और आंसू लेके आ जाते हैं और कहते हैं, भाईजान ये मेरा पुराना दोस्त है। भाई अपने आंसू अपने को चल। तो ऐसे लोग कभी कभी आ जाते हैं और आके ये कहते हैं कि ये मरने वाला मेरा बहुत अच्छा जानने वाला था, और पीछे इनका मकसद होता है कि जब जायदाद तकसीम हो रही होगी तो हम भी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत इसमें से ले लेंगे। तो जो लोग वरासत की तकसीम के वक़्त आकर आपके सारे प्रोसेस में बेजा मदाखलत करें, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालें, बेजा मदाखलत करें, तो ऐसे बंदे को भी लॉ मेकर कह रहे हैं, मेरी नज़र में ये क्या है? बोलें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड, जो मरे हुए की जायदाद के साथ बेजा मदाखलत करे, अनड्यू मदाखलत।
तो ज़ाहिर बात है ये भी कोई ज़बरदस्ती जायदाद का हिस्सा ले लेगा या कब्ज़ा कर लेगा, तो इसको भी फिर क्या कहा जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बेटा वापस आओ, जी अम्मी। भाई के साथ खड़े हो जाओ, जी अम्मी। हाथ पकड़ो उसका, जी अम्मी। अच्छा, अब एक सवाल अराइज हुआ। अंकल आप ज़रा जाएं। अच्छा बेटा ठीक है। अब एक सवाल अराइज हुआ कि केस चलते 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 एक दिन, केस चलते चलते एक दिन ये भी, बाजू लेके आओ। ओके, केस चलते चलते ये भी एक दिन इस जहाने फानी से क्या कर गया? कूच कर गया। अगर ये इस जहाने फानी से कूच कर गया तो क्या इसके भी बचे हुए थे? हाँ, इसका भी बच्चा था, थोड़ा मोटा था लेकिन इसका भी बच्चा था, इसका भी बच्चा था। आप लॉ मेकर कह रहे क्योंकि ये इसका बच्चा था और इसका बच्चा ये था, इसलिए अब ये पौता बना। क्या बना? पोता, ग्रैंड सन बना। तो अब ये पौता दादा का क्या बन गया? अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये हो गए। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो पौता कब रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? उसके लिए बाप को मरना पड़ेगा, उसके लिए बाप को, फिर पौता क्या बन जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे जी, आखिरी बुलेट मारें, तीसरा बुलेट। इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस चल पड़ा, वो जो लाल था, लाल, लाल का तो बेटा नीला ना, गेटिंग द पॉइंट? लाल की बात हो रही है। लाल किसके खिलाफ केस चल रहा था? लाल के खिलाफ। इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, तो ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अब वो लाल क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? मर गया। अब वो कौन है ऑन होम, जिस पर जायदाद शिफ्ट हो? वो कौन है जिस पर जायदाद शिफ्ट हो? बताएं बताएं बताएं, वो कौन है जिस पर जायदाद शिफ्ट हो? पोता। तो ऑन होम से मुराद यहां लिखें पोता, खोता नहीं, पोता। जो सोता है वो नहीं, नहीं कोई नहीं, जो जरूरत से ज्यादा सोता है वो खोता है। अच्छा, बुरा तो नहीं मनाते ना? प्रोफेशनल स्टडीज में आप लोग आ गए हैं और ऐसी खोता शोता, ये अच्छी बुरा तो नहीं मनाते ना? घर में जाके बताते तो नहीं ना? ऑनलाइन वाले भी जरा हैंड्स फ्री लगा के सुना करें ऐसे, वरना फिर अब्बू आ गए तो तुम्हें तो पढ़ने डाला था। ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स, जिसको जायदाद शिफ्ट हो, ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वो इसकी मूवमेंट देख रहे हैं, ये ले यार, इधर देख। ऑन होम, जिस पर जायदाद क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए। जिस पर जायदाद क्या हो जाए? चैलेंज है, ये फिक्रा याद करना आपको टफ टाइम देगा। घर में अकेले में बैठ के किचन के अंदर आपने याद करना है ये। ऑन होम, जिस पर जायदाद क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए। ऑन द डेथ ऑफ, मरना, ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव के मरने पे। ऐसा कब हुआ था? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस हो गया था और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी इस जहाने फानी से चला गया। सॉरी, ओके, चलिए भाई एक पढ़ लें इसको। ऑन होम, जिस पर जायदाद शिफ्ट हो जाए, ऑन द मरना ऑफ
beta if the beta was being sued in a case. Okay, it's over now for this section. एक ऑथर है जिसको एक किताब लिखते हुए 5 साल हो गए। किताब नहीं था, वो किताबा था। किताब लिखते हुए 5 साल हो गए और 5वें साल किताब जब छपी तो इसको 6 मिलियन मिला किताब की रॉयल्टी, यानी किताब बेच के जो पब्लिशर इसको देता है 6 मिलियन इसको मिला। तो लॉ मेकर कह रहे हैं अगर ये एक शर्त पूरी कर दे तो मैं इसको एक बेनिफिट दूंगा। क्या शर्त पूरी कर दे? अगर ये साबित कर दे कि मुझे किताब लिखने में 24 महीने से ज़्यादा लगे हैं, हमारी मिसाल में तो 5 साल लगे हैं इसे, अगर ये साबित कर दे कि इसे किताब लिखने में 24 महीने से ज़्यादा लगे हैं। क्या 5 साल 24 महीने से ज़्यादा हैं? बिल्कुल ज़्यादा हैं। जो ऑथर ये साबित कर दे कि मुझे किताब लिखने पर 5 साल नहीं 2 साल से ज़्यादा लगे हैं, वो चाहे 5 हो, 10 हो, 2.5 हो, 3 हो, 3.25 हो, 3.25 हो, बस ज़्यादा होने चाहिए 2 से। तो ऐसे ऑथर को एक बेनिफिट मिलेगा कि इस 6 मिलियन को स्ट्रेट लाइन बेस पर डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेगा। 6 डिवाइडेड बाय 3, एज्यूम किया जाएगा 2 मिलियन इस साल कमाया है, एज्यूम किया जाएगा 2 मिलियन उससे पिछले साल कमाया है, हालांकि इस वक्त बुक लिख रहा था, और एज्यूम किया जाएगा 2 मिलियन इस साल कमाया है। तो एज्यूम किया जाएगा ये पैसे इसने 3 साल में कमाए हैं, 24 महीने में नहीं। एज्यूम किया जाएगा ये पैसे इसने कितने साल में कमाए हैं? जो बंदा किताब लिखने में 2 साल से ज्यादा का अरसा लगा दे और उसको इकट्ठे पैसे मिले, लंप सम मिले 6 मिलियन, तो एज्यूम किया जाएगा इसने इनकम 3 साल तक कमाई है 2-2-2 करके। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप डायरेक्ट जाके 6 मिलियन पे रेट, अब ये पिछले सालों की कैलकुलेशन रिवाइज करके जमा कराएगा गवर्नमेंट को, 2012 की कैलकुलेशन भी रिवाइज करके जमा कराएगा, 2013 की कैलकुलेशन भी रिवाइज करके जमा करवाएगा। और अब इसको फायदा ये होगा कि अगर आप देखें $6 मिलियन, तो 6 मिलियन के ऊपर सीरियल लग रहा है 32.5%, तो 6 मिलियन पर टैक्स बन रहा है 32.5% के करीब, और एक बहुत बड़ी एक परसेंटेज है। इधर देखते रहे, 6 मिलियन पे बन रहा है 32.5%। अब अगर मैं 2 मिलियन पे देखूं तो 2 मिलियन पे बन रहा है 17.5%, तो 6 मिलियन पे 32.5% और 2 मिलियन किसी लोअर स्लैब में होने की वजह से 17.5%। अब कुछ बच्चे ऐसे बेचारे परेशान होते हैं, क्लास के बाद आके कहते हैं कि 2 मिलियन पे 17.5 3 दफ़ा लगना है, तो ये तो 32.5 से ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, इसी की तरह की मोंगी ना मारें। सोचें आप, एक ऑप्शन ये है कि 6 मिलियन पे 32.5 दे दे, ये वाला 6 मिलियन पकड़े और इस पे कितना दे दे 32.5, यानी मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर पे 6 इंटू 32.5, और मिसाल के तौर पे बंद 6 इंटू 32.5, क्योंकि असल में तो ये फिगर भी डालनी होती है ना। तो मिसाल के तौर पे वो 6 मिलियन को 32.5 से मल्टीप्लाई करे, ये एक बहुत बड़ी फिगर आएगी। एक रिलैक्सेशन इसके पास अवेलेबल है, 2 रुपए को 17.5 से मल्टीप्लाई करे 2 मिलियन को, फिर पिछले वाले 2 मिलियन को भी 17.5 से मल्टीप्लाई करे, फिर उस वाले पिछले वाले 2 मिलियन को भी 17.5 से मल्टीप्लाई करे। अब आप इफेक्टिवली देखें, इसने पूरे 6 को ही 17.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम, ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अब फिगर वही ज्यादा वाली आएगी या कम वाली आएगी? कम वाली आएगी। तो 2 मिलियन इंटू 17.5 जमा 2 मिलियन इंटू 17.5 जमा 2 मिलियन इंटू 17.5, यानी 6 मिलियन इंटू 17.5 विल ऑलवेज बी लोअर देन 6 मिलियन इंटू 32.5%। तो ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन अवेलेबल है जो सिर्फ ऑथर्स के केस में अवेलेबल है, नोट कर लें। 5 साल का अरसा इसको किस मकसद में लगा है?
किताब लिखने में। अब ये पिछले 2 सालों की टैक्स कैलकुलेशन दोबारा जमा करवाएगा। लॉ में लिखा हुआ है इसलिए 3 पे डिवाइड किया। लॉ वाला कह रहा है कि 3 सालों में इसको इनकम में डाल दो। अगर 4 साल में करता तो 2 साल पे ट्राई करता। अगर बुक 4 साल में लिखता तो भी 3 सालों में ही इनकम में डालते। बस बुक लिखने पे कितना अरसा लगे? 24 महीने से ज़्यादा। बस 24 महीने से ज़्यादा 48 महीने लगे, 100 महीने लगे, 200 महीने लगे, इनकम में कितने सालों में डालने हैं? 3 सालों में। Mr. Asif received a lump sum amount of 6 million as the author of a literary work in 2014. 2014 में इनको 6 मिलियन इकट्ठा मिला है, lump sum. Asif took 5 years to complete his literary work. तो इस 5 years असल में इंपॉर्टेंट है. It is greater than 24 months. तो मैं लिख दूं greater than 24 months. How this amount will be taxed? How this amount will be taxed in his नेक हैंड्स. ही कैन ऑप्ट फॉर 2 मिलियन. उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि 2 मिलियन को गिरा दे 14 में, 13 में और 12 में. Where the time taken by an author of a literary or artistic work, लिखाई या आर्ट का वर्क जो भी, to complete the work exceed 24 महीने, जब अरसा कितना हो जाए? 24 महीने से ज्यादा. द ऑथर elect any lump sum. lump sum कितने? elect any lump sum amount received in a year as royalty. elect as having been को जरा लिखें. assume it is अब पढ़ें. may elect any 6 million amount received in a year as royalty for work. assume it is received in that tax year. that कौन सा? जिसमें वो पैसे मिले हैं वो कौन सा साल है? 14. इन that tax year एंड द पिछले 2 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन. एज्यूम किया जाएगा ये पैसे इसको बराबर बराबर मिले हैं. चलें जी, एक दो दफा पढ़ लें ये फिक्रा.
Okay. Where the time taken by an author of a literary or artistic work to complete the work exceed 24 महीने. The author may choose any lump sum amount received in a year as royalty. May choose any lump sum amount received in a year as royalty for the work. Assume it is received in that year 14 and the पिछले 2 साल in equal proportion. Okay, clear? दूसरी लाइन को ज़रा याद करने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, दूसरी लाइन जो है. और अगर 24 महीने से कम में बना ले फिर वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है. फिर 6 मिलियन को एक ही दफ़ा इनकम में देखें या इसको भी पिछले 2 सालों में डालें, एक ही दफ़ा इनकम में. साथ वाले के सर पे हाथ रखें, अपनी आंखें बंद करें और मेरा फिक्रा सुने. चलिए आंखें बंद कर लें, साथ वाले के सर पे हाथ रखें, वो अपने पे रख लिया. माइनर चाइल्ड, हाथ रखी रखें. माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर. पूछें उससे एज. माइनर निकला, मेजर निकला, माइनर निकला, मेजर निकला, कैप्टन निकला, ब्रिगेडियर निकला. क्या निकला? माइनर कितने हैं? 18 ईयर्स से बिलो वाले सारे ही मेजर बैठे हैं. तो माइनर चाइल्ड एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी उम्र क्या हो? 18 साल से कम हो. भाईजान सुन रहे हैं? जबरदस्त यार, ये सही है. तो माइनर चाइल्ड वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो. कब? साल के आखिरी दिन भी उसने बहुत कोशिश की लेकिन 18 साल तक नहीं पहुंच सका, तो ही विल बी कॉल्ड एज माइनर चाइल्ड. वो तैमूर नहीं होता था या तैमूर हु इज 13 ईयर्स ओल्ड. 13 साल बूढ़ा हो गया, सॉरी 13 साल उम्र है इसकी. अर्नड इनकम फ्रॉम बिजनेस. 13 साल की उम्र में क्या अर्न कर ली तैमूर ने? इनकम फ्रॉम बिजनेस. सामने हो थोड़ा मेरे. क्या इनकम क्या अर्न कर ली? इनकम फ्रॉम बिजनेस. कितनी? 10 मिलियन. कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर तैमूर एज्यूमिंग बिजनेस इज एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस. एज्यूम करें इसको बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला है. इनहेरिटेंस में मिलने का क्या मतलब है? यानी अब्बू या अम्मी में से कोई इस जहाने फानी से कूच कर गया और उनका बिजनेस इसको मिल गया, ये किसी दादा का बिजनेस इसको मिल गया, तो इनहेरिटेंस में इसको बिजनेस मिला है. और दूसरी असम्पशन क्या लें? बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस. बिजनेस इसको इनहेरिटेंस में नहीं मिला. व्हाट डज इट मीन? कि इसने अपने बलबूते पर खुद इसने कारोबार शुरू किया है. 10 साल की उम्र से मुर्गियां बेच रहा था, चलते चलते बकरे बेचने लग गया, अब हाथियों तक कारोबार चला गया, अगला टारगेट डायनासोर है. तो 10 मिलियन ये कमा रहे हैं. तो ऑप्शन 1 ही एक्वायर्ड द बिजनेस इन. या बॉल पॉइंट खोल लें या बंद कर लें. खामोश रहें जरा सारे, 1 मिनट. हाँ ठीक है. अच्छा, और दूसरी ऑप्शन बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस. अगर इसको बिजनेस मिले वरासत में तो फिर शायद लॉ मेकर ऐसे सोच रहे हो सकता है अब्बू या अम्मी या दोनों ही चले गए हों, तो फिर अब्बू अम्मी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, बस तैमूर अपनी इनकम पे खुद टैक्स दे. अब अगर 13 साल के तो कोई मसला नहीं, किसी लॉयर को किसी कंसल्टेंट को हायर कर ले जो 10 मिलियन कमा रहे हैं, उसे कंसल्टेंट का भी पता है. तो तैमूर अगर 10 मिलियन कमाए और इनहेरिटेंस के जरिए बिजनेस मिले तो ये 10 मिलियन किसकी इनकम होगी? तैमूर की. लेकिन अगर मैं एज्यूम करूं बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला, इसने खुद कारोबार शुरू किया है, फिर 10 मिलियन को ऐड किया जाएगा इनकम ऑफ अबू और अमी हु हैज हाईएस्ट हाइट, नहीं, हु हैज हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम, जिसकी हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम होगी.
तैमूर तूने क्या कमाया? 10 मिलियन कमाया। अबू आमी, अब्बू ने कमाया 14, सरताज में जीत गई। अम्मी ने कमाया 15। बोले तो तैमूर के पास भी है, अम्मी के पास क्यों भेज रहे हैं? ये वाला 10 का क्या करेंगे? ये देखिएगा, ये दे दे दोबारा 2 दफा फीस जमा कराइए। इस वाले 10 का देखिएगा, अभी आपका सारा फोकस इस वाले 10 पे हो। किसको दे दें ये 10? तो आप बताएं किसकी इनकम में डाला जाएगा? अम्मी की नहीं, जिसकी हाईएस्ट इनकम होगी। तो अम्मी कितने पे टैक्स देंगी? 25 मिलियन जाके देखेंगे टेबल में, और अब्बू 14 मिलियन जाके देखेंगे। नोट कर लें। तैमूर का 10, कितने लोगों ने किया कल वो जो मैंने कहा था करने को? सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1। कितने लोगों ने किया? हाथ खड़ा करें। कहाँ खड़े होके किया? किसमें? दोस्तों में। सीए के थे, नॉन सीए? टैक्स पढ़े थे? ओके, नहीं, ऐसे बंदे के सामने करना है जो टैक्स ना पढ़ा हो। क्या बोलोगे उसके सामने जाके? अस्सलाम वालेकुम भाई, तो सैलरी कम तो टेबल 1। और अगली चीज क्या बोलोगे? शन बल, शन बल, शन बल करके ना चले, आपकी रिवीजन हो जाएगी, अगला थोड़ा सा एंजॉय कर लेगा। ओके, नेक्स्ट। आप भी कमा रहे हैं और अम्मी अब्बू की इनकम में ऐड करवा रहे हैं, तो खर्च ही करवा रहे हैं अभी तक। अच्छा, कह रहे हैं हम मेजर हैं। ओके तो अगर इनहेरिटेंस होगा तो फिर ये तैमूर की इनकम रहेगी, और अगर नॉट इनहेरिटेंस होगा तो अबू या अम्मी की। अब अजीब अजीब सवाल पूछते हैं क्लास के बाद आके, अब्बू ने भी 6 कमाया, अम्मी ने भी 6 कमाया, क्या करें क्या करें? अब्बू ने भी 6 कमाया, अम्मी ने भी 6 कमाया। तो ठीक है भाईजान, फिर लड़ लो। मेरा लाल नहीं मेरा लाल, नहीं मेरा हीरा नहीं मेरा चांदी, चल बस ठीक है, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर। नहीं नहीं, तैमूर के पास ना भेजें, इन दोनों में से किसी एक के पास दे दें। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हु हैज हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम। जिसकी अन्य टैक्सेबल इनकम हो। अन्य टैक्सेबल इनकम किसकी थी? अबू की, अम्मी की? अम्मी की। अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। अबू अम्मी की इनकम में ऐड नहीं करना, ये मतलब होगा ना। अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई का क्या मतलब होगा? अबू अम्मी की इनकम में ऐड कब कब कब? अगर बिजनेस इज एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस, बिकॉज नाउ इट इज तैमूर इनकम। अब ये तैमूर की अपनी इनकम है, ना कि अम्मी अब्बू की। ओके,
बस ये क्वेश्चन करें फिर ख़त्म करते हैं। एक साहब हैं रियाज साहब, उन्होंने ये डेटा आपको डिस्क्लोज किया है। पाकिस्तान के अंदर इनकी दुकान है, वहां से इन्होंने 3 लाख रुपए सेल किए और खर्चे कितने हुए हैं? सैलरीज 10,000। दुकान के ऊपर पाकिस्तान में कोई मुलाजिम रखा हुआ है तो उसको 10,000 तनख्वाह दी है। जैसे सर आसिफ का जर्मनी के अंदर पेट्रोल पंप था, तो रियाज साहब की कनाडा के अंदर भी एक दुकान है। तो कनाडा की दुकान में जो सेल की है पाक रुपीज़ में होगी 7 लाख रुपया, और कनाडा की दुकान में जो सिम्पसन रखा हुआ है नौकरी पे, उसको तनख्वाह दी है 7,000 रुपया। इसके अलावा एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है टीवी चैनल के ऊपर जो दोनों मुल्कों में देखा जा रहा है, उस पर खर्चा आया है 5,000 रुपया। अब जब हम दोनों मुल्कों का प्रॉफिट निकालेंगे तो पाकिस्तान की दुकान से पाकिस्तान के खर्चे माइनस कर देंगे, कनाडा की दुकान से कनाडा के खर्चे माइनस कर देंगे, और 5-5 हज़ार दोनों जगह माइनस कर देंगे। इज इट सो? नो, ये तो डबल माइनस हो जाएगा। 5,000 की एडवर्टाइजमेंट की है या 5-5 हज़ार की? अब पता नहीं चल रहा कितनी एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में देखी गई और कितनी कनाडा में देखी गई, और कितना फायदा पाकिस्तान से हुआ और कितना कनाडा से हुआ। तो इसको अब हम क्या करेंगे? बोलें अपोर्शन करेंगे। इसे क्या करेंगे? अपोर्शन करेंगे। जैसे कॉलेज वाले कहते हैं कि कैफ के टीचर्स की तनख्वाह इतनी, पीआरसी के टीचर्स की तनख्वाह इतनी, तो ये बात तो समझ आती है, अलग अलग पता चल रही है। लेकिन कॉलेज वाले कहें कि जी जनरेटर एक ही चल रहा है जिसमें पेट्रोल डाला जा रहा है, और उसी से पेट्रोल से कैफ को भी बिजली सप्लाई हो रही है, उसी से पीआरसी को भी बिजली सप्लाई हो रही है। अब अगर एक महीने में 2 लाख का पेट्रोल डला तो वो 2 लाख का पेट्रोल कितना किस कैंपस में इस्तेमाल हुआ, ये अंदाजे से तकसीम करना पड़ेगा या एग्जैक्ट पता चल जाएगा? अंदाजे से तकसीम करना पड़ेगा, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो इधर कौन से खर्चे एग्जैक्ट पता चल रहे हैं और कौन से अंदाजे से तकसीम करने पड़ेंगे? सैलरीज एग्जैक्ट पता चल रहा है, और एडवर्टाइजमेंट को क्या करना पड़ेगा? तकसीम करना पड़ेगा। पुराना जमाना होता है, टीचर मिटाते थे, स्टूडेंट भाग के आ जाते थे मिटाने। अब्बू गाड़ी धोई जा रहे हैं, दूर से बेटा अब्बू आ जाओ। बेटा ऐनक कहाँ है मेरी? अब्बू वो मैंने ऊपर देखी थी, ये नहीं है ला के दे दें। अम्मी वो प्लेट किधर है? अम्मी पूछती हैं। अम्मी वो मैंने उधर ही रख दी थी खा के। हद हो गई है, लुटनी चाहिए। आप पता नहीं आजकल कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही। पाकिस्तान की दुकान की सेल बोले सुस्तियां खत्म कर दें अपनी जिंदगी से, 3 लाख, और पाकिस्तान की दुकान की सैलरीज हदीस में आते हैं जो किसी के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाते हैं। तो इसलिए वालिदैन को तो सबसे ज़्यादा तरजीह दिया करें ताकि आप उनके काम कर रहे हो, अल्लाह आपके काम बना दे। खिदमत नहीं करनी, बस वैसे ही कहते रहते हैं दुआ कर दें अम्मी, दुआ कर दें अम्मी। अच्छा जी, सेल्स हो गई, सैलरीज हो गई। आज हैरान कर दें जाके अम्मी अब्बू को, बेटा क्या हो गया है तुझे? जूते पॉलिश किए हों, मोटरसाइकिल गाड़ी धुली हो, तैयार हो, सब चीज़ें, जूते आराम से बेड पे सामने पड़े हों, पानी का गिलास पड़ा हो अफ्तारी के बाद से। सेल 7 लाख और सैलरीज 7,000। अब हमने क्या करना है जी? एडवर्टाइजमेंट माइनस करनी है, मशहूरियां, इश्तेहारात, एडवर्टाइजमेंट कितनी? 5,000। एडवर्टाइजमेंट कितनी? 5,000। किस बेस पे पोर्शन कर दें? सेल कनाडा की क्या है? ज्यादा। पाकिस्तान की सेल काम।
तो मुझे बताएं 5000 का टोटे टोटे जब करेंगे छुरियां पकड़ के, तो 5000 का ज्यादा हिस्सा किस दुकान को जाएगा और कम हिस्सा किस दुकान को जाएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं थोड़ा बहुत इधर चला जाएगा, थोड़ा बहुत इधर चला जाएगा? ओके, कैसे कैलकुलेट करें? डिवाइड करेंगे सारी सेल से और मल्टीप्लाई करेंगे हमारी सेल से। बोले, डिवाइड करेंगे सारी सेल से और मल्टीप्लाई करेंगे हमारी सेल से। इधर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सारी सेल से और मल्टीप्लाई करेंगे हमारी सेल से। तो आपने ऐसे हेड्स डाउन करके आज बोलते जाने, हमारी डिवाइडेड बाय सारी, हमारी डिवाइडेड बाय सारी। इस तरह आपको याद हो जाएगा, सारी सारी और सारी। बोल, सारी तो बोल पहले, सारी हमारी। डन जी। जवाब बताएं क्या आया? कैलकुलेटर निकालने कुछ नहीं हो जाएगा, इट विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड और इम्पेयर्ड। जी जवाब 1500। 5000 का टूटा हुआ हिस्सा 1500 इधर आ गया, बाकी 3500। सारी 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 हमारी हमारी। जी जवाब बताएं कितना? 3500। आपको पता है कैलकुलेटर के बगैर 3500 और 1500 5000 होता है। तो 5000 के क्या कर दिए? टोटे टोटे कर दिए। क्या कह सकता हूं? थोड़ा बहुत हमने डाल दिया है, थोड़ा बहुत। ओके, अब पाकिस्तान में कितना कमाया? पाकिस्तान में मैं देख लेता हूं, आप लोग रिलैक्स, आप लोग बस टेक लगा के ना बैठे रह करें। कनाडा में कितना कमाया? कनाडा कहते हैं आप लोग, कनाडा में कितना कमाया? 689 टोटल 97। NOTE कर लें। तेरी शर्ट पे बेंच लिखा हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही, बेंच देखूं तेरी शर्ट देखूं? चलें जल्दी करें, नोट करें। अल्लाह अकबर, ये सुस्तियां सॉल्व हुआ है। FAR 1 FAR 2 के साथ भी यही करते हो, सॉल्व तो हुआ है। हुआ है को करेंगे तो होगा, हुआ है को देखेंगे तो फिर कोई और देखेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। दिन रात एक कर रहे हैं आजकल, ज्यादा कर रहे हैं। दिन में सिर्फ पढ़ा करें, रात को आराम किया करें। फ्रेश माइंड के साथ थोड़ा पढ़ा हुआ भी बहुत ज्यादा पढ़े पे भारी होता है। ये नहीं कि 10 घंटे माइंड को ही फ्रेश करते रहे। अफ्तारी कम कितने लोगों ने खाई कल? कहा गया था थोड़ा और थोड़ा कम, ज्यादा नहीं चले, सेहत का भी ख्याल रखना। हाथ जा रहा था लेकिन एकदम रुक गया, अपने फ्यूचर को देख के। हाथ खड़ा करें, हाथ जा रहा था अफ्तारी की तरफ, रुक गया अपने फ्यूचर को देख के। ये कमेंट पर्ची पे लिख के दे दिया करो मुझे, साथ वाले को ना बताया करो, मैं घर जाके हंस लूंगा। चलें, बातें भी हो रही हैं, साथ साथ फ्रेश हो जाएंगे। चलें जल्दी। ओ नहीं, किताब नहीं रखनी अंदर। ये हाइब्रिड में क्या हो रहा है अब? अच्छा चलें जी। किधर? अच्छा भाईजान, अगर ये बंदा रेजिडेंट है तो इसकी पाकिस्तान की इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। यानी रेजिडेंट होने की वजह से फॉरेन और पाकिस्तान
यानी इसकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है। इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है? वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है। पाकिस्तान वाली इनकम भी और बाहर वाली इनकम भी, सारी की सारी टैक्सेबल है। क्लियर? क्लियर? और अगर ये बंदा होता नॉन रेजिडेंट तो कल वाली क्लास ली थी। अगर ये बंदा होता नॉन रेजिडेंट, assume all data same except that Mr. Riaz is non-resident, means stay less than 180, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 170 दिन, 180 दिन, 182 दिन अगर पाकिस्तान में रुका तो ये बंदा क्या बन गया? और नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल है? सिर्फ पाकिस्तान। 288500 चाती मारे 288500 को मार ली चाती, कम बैक जिथे दी। तो टैक्सेबल इनकम ऑफ रियाज इन दिस केस इज 288500। ओके, ये दिस वेरी नाइस कि जो आप कहते हैं ना पास पेपर साथ साथ दिखा दिया करें, ये जज्बा जो है ना आपका, ये चलाता है। वो आबिद नहीं होता था, पता है? पता है या बताऊं? वो शौकत की दुकान पे जो काम करता था। आबिद इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दादा दादो, दादा दादो, दादो मरी दादा मरा, दादा पंजाबी वाला दादा नहीं। आबिद इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज दादा सिंस हिज डेथ ऑन 10 जुलाई 2007। दादा कब मरा? दादा कब फोत हुए? रिस्पेक्ट से बात करें, दादा कब फोत हुए? टैक्स ईयर 2008 में। भाईजान इसकी रिवीजन करनी है आपने। ये टैक्स ईयर 2008 है, यकम जुलाई 2007 के बाद दादाजी फोत हुए हैं। जैसे ही टैक्स ईयर पिछला खत्म हुआ था, 10 दिन के बाद मौत का फरिश्ता आ गया। अभी तो हमारा टैक्स ईयर शुरू हुआ था। तो व्हाट डज इट मीन 10 जुलाई 2007? भाईजान इसकी रिवीजन करनी है। मिसाल के तौर पे आपको किसी कबर के ऊपर लिखा हुआ नजर आए 4 मार्च 2018, आपने नीचे लिखना है टैक्स ईयर 2018। ना 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 ना, आई एम नॉट जोकिंग। इसकी आपने रिवीजन करनी है इस तरह। तो आबिद इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज दादा जो कब फोत हुए हैं? 10 जुलाई 2007 को। 10 जुलाई 2007 कौन सा टैक्स ईयर है? 2008 में दादाजी चले गए इस दुनिया से और 2,80,00,000 छोड़ के गए ऑन 22 जनवरी 2009। ये कौन सा टैक्स ईयर है? 309 आने वाले आप, 2009 वाला टैक्स ईयर है। टैक्स ईयर 2009 में, यानी दादा के जाने के अगले टैक्स ईयर में, गए किस साल? 2008 में। और ये कौन सा टैक्स ईयर है? उसको एक नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जिसमें लिखा हुआ है कि दादा का 0.8 मिलियन टैक्स पे करो। इतना ज्यादा तो नहीं है, 28 में से तो कर ही देगा। दादा का कितना टैक्स पे करो? ऑफिस ग्रैंड पा इनकम फॉर 2007। मरे कब दादा? 2008 में। तो 30 जून 2007 में पूरा साल जिंदा रहे तो कुछ कमाया होगा दुनिया में रहते हुए। तो कहता है कि 2007 का इतना टैक्स आपके दादा ने जमा कराना था, लेकिन वो चले गए, अब तुम जमा कराओ। द नोटिस ऑल्सो रिक्वायर, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि तुम डिटेल सबमिट करो तुम्हारे ग्रैंड पा ने 2008 में क्या कमाया है। यानी 10 दिनों में भी कोई ना कोई लुट मचाई होगी और कुछ ना कुछ कमाया होगा। तो बताओ दादा ने जाने से पहले 10 दिनों में क्या कमाया? खोदा पहाड़, निकला चूहा। सवाल बिल्कुल ही आसान सा है। एडवाइस आबिद अबाउट हिज जिम्मेदारी रिलेटिंग टू टैक्स प्रोसीडिंग्स जो मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुकी थी और जो मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकती हैं। गई हैं चपेड़ मारे बंदा। जो मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुकी थी और जो मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकती हैं। तो भाई ये तो फिर वो सेक्शन नंबर कौन सा सेक्शन? सोने लगा मैं उठा दीजिएगा आप बॉस। 87 का 3 जाके देखें, सिर्फ 87 का 3 लिखना है। 5 नंबर है बस, 87 का 3 लिखना है बस। कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स का बताना है? कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स का बताना है?
जो उससे मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुकी थी, और जो मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकती थी, दोनों का बताना है। ओके, चलें, ले जाएं साथ वाले को, कहाँ लेके जा रहे हैं?